चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कंबशन। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ किसी कंपाउंड को रिएक्ट कराना एक तरीके से, है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कंपाउंड फाइनली CO2 H2 ये प्रोडक्ट देता है और इसको बोलते हैं कंबशन। तो कंबशन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, कंबशन रिएक्शन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन की, दैट मीन्स वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, उसमें कार्बन और अगर हाइड्रोजन है तो उसकी कंबशन रिएक्शन ये लिखी जाती है, जनरल रिएक्शन CXHY, X और Y वेरिएबल होंगे डिपेंडिंग हाइड्रोकार्बन, प्लस X प्लस Y/4 टाइम्स ऑफ O2, X टाइम्स ऑफ CO2 और प्लस Y/2 टाइम्स ऑफ H2O। ये रिएक्शन आपकी आती है ना। जैसा अगर हम यहाँ पर देखें CH4 की, है ना, तो CH4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X1 है और Y आपका 4 है, तो 1 + 4/4, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ O2 गिव्स 1 टाइम्स ऑफ CO2 और प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ H2O। तो ये आपकी एक रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन की कंबशन रिएक्शन। ये लिखिए हो गया। अगली रिएक्शन देखिए, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन ना, इसमें यहाँ पे देखिए, मान लो आपके पास ये है N ब्यूटेन है, इसको अगर AlCl3 HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये आइसोमर बना देता है इसके, जैसे ये आइसोब्यूटेन है ना। यहाँ पे क्या बना देता है, इसके आइसोमर बना देता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, तो इस रिएक्शन में क्या है, मान लीजिए आपके पास ये है, तो ये क्या है, ये इस कंपाउंड का नाम बताओ क्या आएगा। N-हेक्सेन है ना, N-हेक्सेन है। इसकी अगर आप रिएक्शन कराते हैं Cr2O3 उसके साथ में Al2O3 और हीट है यहाँ पर लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 600 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ हीट कराते हैं, तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2 यहाँ से निकल जाएगा, दैट मीन्स एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, और पहले आपका बन जाता है ये, पहले आपका ये बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कंटिन्यूस इसी के साथ आप हीट कराए रखिए, Cr2O3 Al2O3 600 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर फाइनली यहाँ पे -3 मोल्स ऑफ H2 निकल जाएगा और फाइनली आपको बन जाएगा ये
फाइनली आपको ये बेंजीन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। वही मान लो आपने एन हेक्सेन ना लेकर आपने ये लिया हुआ है, एन हेप्टेन लिया है, आपने क्या लिया है, एन हेप्टेन लिया है, तो आपका क्या बन जाएगा, Cr2O3, Al2O3, 600 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स ऑफ H2। तो पहले आपका ये बन जाएगा, पहले आपका ये बन जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल है ना, मिथाइल साइक्लो हेक्सेन ये बन जाएगा। फिर अगेन सेम रिएक्शन, Cr2O3, Al2O3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ H2, और यहाँ पर आपका ये बन जाएगा CH3 टोल्यूइन। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो आइसोमराइजेशन है इसका और इसके रीजेंट्स में बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाएगा, या फिर वो जब आपको देगा Cr2O3 Al2O3 तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आइसोमराइजेशन वाला केस था या एरोमेटाइजेशन वाला केस था। मतलब कुछ दिनों बाद आपको रीजेंट में कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन से रीजेंट से आइसोमराइजेशन होता था, कौन से आपका ये होता था। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको आप याद रख पाएंगे। Cr2O3 ये क्रोमियम है, क्रोमियम से हम बना लेंगे क्रो है तो एरो है ना, क्रो है तो एरो है, क्रोमियम है, क्रोमियम से क्रो है तो एरो है, एरो से एरोमेटाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पर आपका AlCl3 है, ये अलग है, वो क्रोमियम है। तो जो क्रोमियम वाला है वो एरोमेटाइजेशन करेगा और जो AlCl3 वो आपका आइसोमराइजेशन। ठीक है, लिखिए। इसमें टेम्परेचर नहीं आएगा, टेम्परेचर आएगा, अगर कहीं पर नहीं लिखा है तो वो डिफ़ॉल्ट चल रहा है, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना।
हो गया। चलिए, एल्कीन का सफ़र यहीं तक का था। अब आगे चलते हैं एल्कीन। एल्केन ख़त्म हो गया, अब एल्कीन पर चलते हैं। Alkenes, methods of preparation. पहला मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो यहाँ पर देखिए R CHOH CH3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4। यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेटर देन 170 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, तो आपको ये मिलते हैं R CH डबल बॉन्ड CH2, आपको एल्कीन मिलती है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे रिएक्शन चलती है। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एल्कीन है CH3 C CH3 H CH2 और CH2OH, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जो कंसनट्रेट H4 है वो यहाँ पर H प्लस देता है। H प्लस से आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो OH ग्रुप है ये आपका प्रोटोनेट हो जाता है। तो इस OH ग्रुप पर आपका प्रोटोनेशन होता है, तो आपका क्या बनता है CH3 CH CH3 CH2 और CH2OH2 प्लस ये आपका बनता है। अब ये एज ए H2O एक गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, तो माइनस H2O हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो आपका ये बन जाता है CH3 CH CH3 CH2 और CH2 प्लस, पहले आपका ये बन जाता है, एक ही कार्बोकेटायन बन गया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, नेक्स्ट यहीं पर ये आपका अब आपका यहाँ पे जो H है ये H प्लस यहाँ से आपका निकल जाएगा और ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट दे देगा। दैट मीन्स ये CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। वहीं यहाँ पर क्या हो सकता है, वहीं यहाँ पर अभी यहाँ पर इसके पास कितने हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन है, 2 हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन है। अब यहाँ से अगर यहाँ से H प्लस यहाँ पर H माइनस माइग्रेट कर जाता है, दैट मीन्स हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है 1,2 H माइनस शिफ्ट अगर यहाँ पर हो जाती तो आपको ये मिलता है CH3 CH CH3 CH प्लस और यहाँ पर आपका ये CH3 ये बन जाएगा। ये कार्बोकेटायन पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल है, 4 अल्फा H हैं इसके पास। अब अगर यहाँ से फिर से H माइनस यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है तो यहाँ पर देखिए 1,2 H माइनस शिफ्ट, तो आपको क्या मिलेगा CH3 C, यहाँ पर आपका है CH3 CH2 और यहाँ पर आपका है CH3, यहाँ पर अब आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका ये
CH3 C, चलो इधर दिखा, CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और आपका CH3, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि ये वाली जो एल्कीन है ये आपकी ज़्यादा स्टेबल है, ये वाली आपकी कम स्टेबल है, तो फाइनली ये एज ए मेजर प्रोडक्ट में आपको मिलता है और ये एज ए आपका माइनर प्रोडक्ट में मिलता है। तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट है और ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से डिहाइड्रेशन चलता है और डिहाइड्रेशन होने पर आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की यील्ड मिल सकती है, ठीक। लिखिए इसको, ये यहाँ से HIJ+ निकलता है, HIJ+ निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस और प्लस से बॉन्ड बन जाएगा। ये एसिड कैटलाइज रिएक्शन है बेसिकली। ये जहाँ पर कंस्टेंट H+4 है ये एक तरीके से कैटलिस्ट है यहाँ पर रिएक्शन का। और कैटलिस्ट का काम ये होता है अगर रिएक्शन के पहले स्टेप में यहाँ पे जुड़ा है तो फिर कहीं पे लास्ट स्टेप में या इन बीच में आपका निकलेगा। पहले स्टेप में यहाँ पे जुड़ा है तो फिर फाइनली कहीं से वापस से रिकवर होएगा। तो उसमें जुड़ा है H+OH में, हाँ उससे वो एसिड नहीं बनता, रिएक्शन क्यों एरो उधर क्यों बनाना है तुम्हें, क्या जा रहा है? H+ वहाँ जा रहा है ना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये पूरा यहाँ आ रहा हो? H+ छोटा है इसलिए। वो तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करी तो पहले दिन ही ये बताया था कि एरो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को बनाता है। और मैंने ये बोला था कि बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि छोटी चीज़ बड़ी की तरफ जाए, ऐसा कुछ लगे उन्हें। लेकिन एरो का हमेशा उद्देश्य है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को दिखाना, ना कि स्पेसी के ट्रांसफ़र को दिखाना। मैंने बोला था ये, नहीं बोला था कि एरो को ही नहीं समझ पाते हैं। एरो हमेशा दिखाती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ना कि स्पेसी के ट्रांसफ़र को कि H+ जा रहा है। बोला वही जाएगा कि H+ प्रोटोनेट कर रहा है, लेकिन एरो का मकसद अपना अलग है। अगर हम ये दिखाने लगे कि ये यहाँ जा रहा है तो फिर हम उसमें उलझ जाएंगे कि छोटा कौन बड़ा कौन। इसमें नहीं उलझ जाएंगे कि पहले तो ये देखो, अच्छा ये छोटा ये बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर तो दिख रहा है। कई बार अगर सेम साइज हुए तो फिर छोटा बड़ा कैसे डिफाइन करोगे, कौन किसकी तरफ जा रहा है?
हो गया? चलिए नोट करके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए नोट करिए। पहला है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। पहला पॉइंट यहां पर है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। मान लीजिए आपके पास ये अल्कोहल है, अभी लिखिएगा नहीं, अभी मैं आपको लाइन लिखाऊंगा। CH3 C CH3 CH3 OH, एक ये अल्कोहल है। दूसरा आपके पास ये CH3 C CH3 H CH OH CH3। एक आपके पास ये अल्कोहल है CH3 CH CH3 CH2 और CH2 OH। ये कितने डिग्री अल्कोहल है और ये और वो? तो बताइए, अगर इन तीनों का मैं डिहाइड्रेशन कर रहा हूं तो कौन सा ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, किसका डिहाइड्रेशन ज़्यादा आसानी से हो जाएगा? किसका होगा? तुम बताओ कौन सा अल्कोहल डिहाइड्रेशन ज़्यादा आसानी से देगा? क्यों? ये डिपेंड करता है कि जो इनिशियल कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है वो किस में ज़्यादा स्टेबल है ना। कई बार बच्चे इसमें उलझ जाते हैं कि जैसे जी ये था, इसमें 1 डिग्री बना था, लेकिन 1 के बाद फिर वो 2 बन गया था, 2 के बाद इसमें 3 भी बन गया था, तो ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेट केवल डिपेंड करता है कि इनिशियल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड किसने सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाया है। ठीक है, तो ऑर्डर आपका आता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल आपका आता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इनिशियल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। सबसे पहला जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल बना रहा है, उसके बेस्ड पर इसका रेट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, अब वो इनिशियली मान लो यहाँ पर है 1 डिग्री है, फिर ये 2 भी बन रहा है, 3 भी बन रहा है और ये भी 3 बना रहा है। ऐसा नहीं होगा कि फिर ये और ये अलग रेट से, ये वाला ज़्यादा रेट से रिएक्ट करेगा, क्योंकि इनिशियल ये 3 डिग्री इसने इनिशियली ही बना दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्बोकेटाइन है वो कौन स्टेबल बना रहा है उसके बेस्ड पर रेट डिफाइन होता है। तो रेट आपका ये आएगा, ये सबसे तेज़ी से बनाएगा, ये उसके बाद ये और उसके बाद ये। ठीक है, तो कभी भी इस चीज़ में नहीं उलझना कि 1 डिग्री के बाद 3 डिग्री तो इसने भी बना दिया ना, तो ये भी होना चाहिए तेज, नहीं। सबसे पहले कार्बोकेटाइन के बेस्ड पर सब डिसाइडिंग फैक्टर है इसमें। ठीक, उसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये अल्कोहल है,
OH, एक और बना लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर हमने रिएक्शन में एसिड यूज किया था, है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पर HX यूज करता हूँ, जहाँ पर कि HX आपका क्या हो सकता है, HCl, HBr या HI, या फिर मैं यूज करता हूँ मान लो यहाँ पर H2SO4 यहाँ पे यूज करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या दोनों रिएक्शन में आपको एल्कीन देखने को मिलेगा? यहाँ पे तो अभी हमने देखा, क्या दोनों में आपको एल्कीन देखने को मिलेगा? रिएक्शन का मैकेनिज्म है, उसमें हम एक एसिड लेते हैं, रिएक्शन में क्या है, H2SO4 क्या काम कर रहा था, H+ दे रहा था, H+ दे रहा था, उसके बाद रिएक्शन आगे चल जा रही थी। तो अगर H+ देने के लिए मैं H2SO4 की बजाय मैं यहाँ पर ले लेता हूँ HCl, HBr या HI, तो भी क्या आपको एल्कीन मिलेगा? नहीं, है ना। यहाँ पर क्या मिलेगा, कार्बोकेटायन बीच में यहाँ पर बनेगा, और कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर यहाँ पर जो आपका ये X- है, तो X ये आपका लग जाएगा, X- दैट मीन्स यहाँ पर Cl या Br या I आपका यहाँ पे लग जाएगा, और आपको मिलेंगे हेलो एल्केन। और ये जो प्रोडक्ट हैं ये आपके स्टेबल हैं, ये आपके स्टेबल प्रोडक्ट हैं, तो आपको हेलो एल्केन मिलेंगे। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर नहीं होता क्या ऐसा? यहाँ पर भी ऐसा होता है, यहाँ पर OSO3H ये आपका लग जाता है ना। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे बन जाते हैं, लेकिन ये आपके अनस्टेबल हैं, अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में अनस्टेबल है, ये वापस से फिर टूट जाते हैं, ठीक है। एक्वस मीडियम में ये ग्रुप लगेगा, वापस फिर ये अल्कोहल बन जाएगा, फिर वापस से लगेगा, फिर अल्कोहल बन जाएगा, दैट मीन्स अल्कोहल को एल्कीन पे ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर X लग गया तो ये वापस से ये हट के OH नहीं लगेगा। तो अगर आपने HX ले लिए तो आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाएंगे, ना कि एल्कीन। तो जब भी यहाँ पर रिएक्शन हो तो आपको H2SO4 ही लेना है, ठीक। देखिए इसमें लिखिए हेलोजन एसिड्स लाइक HCl, HBr, हेलोजन एसिड्स लाइक HCl, नहीं पहले लिखो हेलोजन एसिड्स लाइक HCl, HBr, HI cannot be used because it will give substitution reaction, with alcohol and form alkyl halide, अब लिखिए चलिए आगे जानते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। देखिए आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल को डिहाइड्रेट आप इनमें से किसी मेथड से कर सकते हैं। पहला, आप H2SO4 या कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट
H3PO4 इस, और साथ में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करा के आपको एल्कीन मिल जाएगा, है ना। आपको मिल जाएगा ये एल्कीन। पहला मेथड है ये H2SO4, अभी हमने लिखा था H2SO4 के साथ साथ H3PO4 भी लिया जा सकता है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है Al2O3। इसे एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिना के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप रिएक्शन कर रहे हैं तो मिल जाएगा। या आप POCl3 विद पिरिडीन के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो रिएक्शन है वो E2 मैकेनिज्म से चलती है। आई होप आपको पता होगा कि E2 E1 क्या होता है। यहाँ पर ये सब कार्बोकेटायन से चलती हैं और ये आपकी ये E1 से चलती हैं और ये आपकी E2 से चलती है। तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन E1 है, E1 में आपको कार्बोकेटायन बन जाता है, और यहाँ पर आपकी रिएक्शन E2 से चलती है। इनमें से तीन किसी भी मेथड से आप करेंगे तो आपको एल्कीन मिल जाएगी। ठीक, ये लिखिए तुम कितने वर्ड उठाते हो यहाँ से? तुम यहाँ से देखते हो कितने वर्ड की मेमोरी उठाते हो? 17। तुमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब 15 10 से 15 वर्ड लिख रहे हैं। उसके बाद तुमने 15 बार देखा इसको, लिखा, देखा है, लिखा है। कम से कम इतना तो उठा लो ना, POCl3 pyridine E2, POCl3 pyridine E2, इतना उठा लो। ऐसा है POCl3 pyridine कॉमा pyridine E-2। एटलीस्ट समझो ना यहाँ पर क्या लिख रहा है। जब आप यहाँ पर लिख रहे हैं इतना आप समझो कि POCl3 pyridine E2 है ना। इतनी तो मेमोरी होनी चाहिए ना, क्या उठा रहे हो? अगला देखिए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। सेकंड मेथड है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ना, तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन
मान लीजिए आपके पास ये है CH3 CHBr CH3, आप इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH से, तो AlC एल्कोहलिक और KOH, इसको ऐसे लिखता है। क्या होता है एल्कोहलिक KOH? क्या KOH दूसरे तरीके का भी होता है? हाँ, तो देखिए, आपने एक बीकर लिया और उसमें है पानी, उसमें आपका है पानी है, और आपने उसमें KOH डाला। KOH पाउडर फॉर्म में होता है, KOH सॉलिड है, NaOH सॉलिड है, पाउडर फॉर्म में है। आपने पानी लिया, उसमें KOH डाला और एक सॉल्यूशन बना दिया, तब जो बनेगा वो बनेगा एल्कोहलिक, वो एक्वस KOH, ये आपका बनेगा एक्वस KOH। वहीं आपने कोई अल्कोहल लिया, अल्कोहल जैसे कि आपने ले लिया यहाँ पर C2H5OH, इथाइल अल्कोहल लिया, और अब आपने उसमें ये डाला, अब आपने उसमें यहाँ पर डाला KOH, तो यहाँ पर आपका बनेगा एल्कोहलिक KOH, यहाँ पर आपका बनेगा एल्कोहलिक KOH, ठीक है, ये आपका ये बनेगा। ऐसा बनाते क्यों हैं? बस बेसिकली दोनों ही बेस हैं, एक्वस KOH लेंगे और एल्कोहलिक KOH, दोनों को दोनों बेस हैं, तो एक्वस KOH क्यों नहीं ले लेते हैं, एल्कोहलिक KOH क्यों लेते हैं? अगर आप एक्वस KOH लेंगे तो आपकी जो स्पेसी है एक्वस KOH में, आपका यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस है जो ये आपको देगा, है ना, और यहाँ पर आपको क्या देगा, यहाँ पर आपका ये KOH है, KOH आपका C2H5OH के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर बनाएगा C2H5O माइनस K प्लस, और यहाँ पर आपका ये H2O। यहाँ पर जो बेसिकली स्पेसी है वो आपकी C2H5O माइनस है ना। ये आपकी जो OH माइनस स्पेसी है, बेस का काम बहुत बढ़िया करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का काम, न्यूक्लियोफाइल जानते हो, न्यूक्लियोफाइल किसी पॉजिटिव साइट पे अटैक करना, उसका काम भी ये बहुत बढ़िया करेगा, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो साइज है C2H5O माइनस का साइज है ना, यहाँ पर OH माइनस से थोड़ा बड़ा हो गया है, तो ये जो बेस का काम है, बेस का काम तो ये बहुत बढ़िया करेगा, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल का काम है, यहाँ पे मैं ऐसा लगा देता हूँ, बेस का काम बहुत बढ़िया करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम भी बहुत बढ़िया करेगा। ये बेस का काम तो बहुत बढ़िया करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का काम उतना बढ़िया नहीं करेगा, क्योंकि साइज थोड़ा बड़ा हमने कर लिया है। जितना बड़ा आप अल्कोहल चूज कर लेंगे, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। हमारे यहाँ पे जो रिएक्शन में पर्पज है वो एक बेस लेना है, ना कि न्यूक्लियोफाइल। अगर हमने यहाँ पर एल्कोहलिक KOH ना लेके एक्वस KOH लिया, तो यहाँ पर ये संभावना बनने लगेगी कि Br को निकालेगा और खुद बैठ जाएगा, तो हमें एल्कल हैलाइड से अल्कोहल मिलने लगेंगे, हमें एल्कल हैलाइड से एल्कीन चाहिए। मतलब हमें इनका क्या करैक्टर चाहिए, हमें इनका चाहिए बेस वाला करैक्टर, है ना। जैसे लोग घर में जो है कुत्ता जो पालते हैं, कुत्ते पालने के दो वे होते हैं, एक तो वो क्यूट लगते हैं, एक वे जो शिकारी लगते हैं, दो तरह वो होते हैं। और कुछ कुत्ते क्यूट भी लगते हैं, शिकारी भी लगते हैं। तो कुछ लोग तो उन्हें जो छोटा वो रहता है, वो वाइट कलर का कौन सा रहता है, वो जो फेमस है, क्या है पोमेरियन, हाँ, वो शिकारी कुत्ता तो है नहीं। कोई चोर आके उससे तो डरेगा है नहीं, उसे दो ऐसे टैटुआ सा पकड़ के उसे ऐंठ ना दे, मतलब उसमें कोई है नहीं, उससे कोई डरने वाला वो कैरेक्टर है नहीं। मैं ऐसे करता रहता है, बस वो पतली सी आवाज़ है। और जो ये होते हैं, मतलब जर्मन शेफर्ड है, ये क्यूट इतना नहीं है जितना कि ये डेंजरस है ना। डेंजरस है ना। जर्मन शेफर्ड से कोई जो है क्यूटनेस के लिए नहीं पालेगा, उसे डेंजर के लिए पालेगा। कोई सामने वाला देखते ही वही कुत्ता है, यहाँ पे ऐसा नहीं, है ना। तो दो फैक्टर हैं। तो यहाँ पर भी हमें देखिए, ये है सेम उसी तरीके से है। ये स्पेसी आपकी वही है, क्यूट भी हो सकती है और खतरनाक भी हो सकती है। आपको डिसाइड करना आपको उसका कौन से वाला रूप लेना है। तो यहाँ पर अगर हम लेते तो ये क्यूट भी काम कर रहा था और ये खतरनाक भी था, लेकिन उतना हमारा इस इफेक्टिवनेस नहीं आती। यहाँ पे हम चाहते हैं कि खतरनाक हो, बेस हो, क्यूट ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम एल्कोहलिक KOH यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पर जब एल्कोहलिक KOH लेंगे तो ये केवल बेस का काम करेगा, और बेस का धर्म होता प्रोटॉन को निकालना। तो यहाँ से Br तो खुद निकल जाएगा और यहाँ से ये H को निकाल देगा। और जब ऐसा होगा तो माइनस का HBr आपको देखने को मिलेगा, और जब माइनस HBr होगा तो आपका यहाँ पर CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको मिल जाएगा एल्कीन, है ना। अब इसी को यहाँ पर देखिए Br हमने यहाँ से निकाला, H आप यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, सेम ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकता है, उसकी भी चर्चा करें, है ना। तो देखिए मान लो अब हमने ये ले लिया है CH3 CH, इस H को मैं इधर बना लेता हूँ, यहाँ पर CH Br, यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर मैं H, इस H को मैं नंबर दे देता हूँ 1 और इसको मैं नंबर दे देता हूँ 2, है ना। साथ में हमने यहाँ पे लिया है, देखिए एल्कोहलिक KOH को या तो वो AlC.KOH ऐसे लिख देगा, या पूरा एल्कोहलिक AlCOHOLIC ऐसे लिख देगा, या फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने C2H5OH के अंदर ये KOH डाला है, तो यहाँ पर आपको C2H5OH होगा एंड साथ कुछ तो C2H5OH होगा और कुछ आपका C2H5O माइनस K प्लस में बदल गया होगा, ऐसा बदल गया होगा। तो यहाँ पर एरो के ऊपर आपको ये लिख सकता है ऐसे C2H5OK और यहाँ पर आपका C2H5OH, तो ये समझ जाना ये अल्कोहलिक KOH की ही बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए Br यहाँ से निकलेगा और आपका H ये वाला भी निकल सकता है, और Br यहाँ से निकले और H आपका ये वाला निकल सकता है, तो दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और आपका यहाँ पर CH3, और साथ में आपको मिल सकता है ये CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। वो कहता है कि इस रिएक्शन में ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है ना। जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसको सेटजेब प्रोडक्ट बोला जाता है, ये आपका सेटजेब प्रोडक्ट है, और जो माइनर प्रोडक्ट है वो आपका होफमैन प्रोडक्ट है, वो आपका होफमैन प्रोडक्ट है, ठीक है। इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो ये लगभग 80% ये है और 20% आपका ये बनता है, ये लगभग इसमें 80% इसकी यील्ड आती है और 20% यील्ड आपकी लगभग इसकी आती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये होता है। इतना लिखिए, फिर इस पर चलते हैं हम बाकी डिटेल्स पर। और ये जो मैकेनिज्म है ये रिएक्शन आपकी E2 मैकेनिज्म से आपकी चलती है। कौन सा मैकेनिज्म चलता है यहाँ पर? E2। पेन देना जरा।
चलिए हो गया। नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे इसमें। चलिए नोट करके पहला पॉइंट देखें। पहला लिखिए, ईज ऑफ डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड इज, ईज ऑफ dehydrohalogenation of alkyl halide is, alkyl halide is देखिए 3 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद आपका 1 डिग्री। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे आसानी से डिहाइड्रोहैलोजिनेट हो जाएंगे। क्या रीज़न उसका आएगा, क्या एक्सप्लेनेशन आएगा? हाँ, जो एल्कीन बनेगी वो आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी, है ना। अगर आप यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को कर रहे हैं तो जो एल्कीन बनेगी वो आपकी ज़्यादा स्टेबल आपकी होगी, है ना। जैसा देखिए, मान लो आपके पास ये है CH3 CH3, यहाँ पे मान लो Br लगा है, यहाँ पे आपका CH, H में यहाँ से निकाल दूंगा और आपका यहाँ पर ये आपका ये मान लो CH3 ये है, और वहीं मान लो ये हमारा ये CH3 CH CH3 CH2 और आपका यहाँ पर CH2Br। तो ये आपका 3 डिग्री है, वो 1 डिग्री है। जब आप इसे निकालोगे तो बॉन्ड आप यहाँ बनाओगे, जब आप इसे निकालोगे बॉन्ड आप यहाँ बनाओगे। तो बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ मोर स्टेबल कार एल्कीन फॉर्म्ड, है ना। तो क्या एक्सप्लेनेशन आएगी इसमें, लिखिए, बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड, बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड, बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड। नेक्स्ट लिखिए ना, नेक्स्ट लिखिए, ईज ऑफ द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है, ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, RF एल्किल फ्लोराइड से आसानी से डिहाइड्रोजनेट होंगे RCl, उससे आसानी से डिहाइड्रोहैलोजिनेट होंगे RBr, और उससे आगे आपके होंगे RBr, और आसानी से और होंगे आपके Ri। क्या आएगा इसका, देखिए जब यहाँ पर ये हो रहा है तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप है I-, यहाँ पे Br-, Cl-, I-, बेस्ड ऑन द ईज ऑफ लिविंग ग्रुप, है ना, बेस्ड ऑन द ईज ऑफ लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। अगर यहाँ पे देखें, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी का होता है F-, उससे आसानी से निकल जाता है Cl-, उससे आसानी से Br-, और सबसे आसानी से लीव करता है आपका I-। तो जितनी आसानी से लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा एल्किल हैलाइड भी उतनी आसानी से डिहाइड्रोहैलोजिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन। जब एक से ज़्यादा एल्कीन बनेंगी तो जो मोर स्टेबल एल्कीन होगी वो आपकी मेजर प्रोडक्ट आपकी होगी। और मोर स्टेबल एल्कीन आप पहचानोगे कैसे, जिसमें अल्फा H ज़्यादा होंगे, है ना। तो लिखिए, इन द केस ऑफ मोर देन वन एल्कीन, in the case of more than one alkene, in the case of more than one alkene, more than one alkene, more than one alkene, comma, more stable alkene,
मोर स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन ब्रैकेट में लिखिए बेस्ड ऑन अल्फा एच, बेस्ड ऑन अल्फा एच ब्रैकेट क्लोज, विल बी मेजर प्रोडक्ट, विल बी मेजर प्रोडक्ट, विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड नोन एज सेडजेफ प्रोडक्ट, एंड नोन एज सेडजेफ, और सेडजेफ के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जेटसेव, सेडजेफ SAYTZEFF सेडजेफ, और ब्रैकेट में लिखिएगा जेटसेव ZAYTSEV जेटसेव प्रोडक्ट, जेटसेव प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो असली नाम है ये आपका सेडजेफ नहीं है, ये जेटसेव है। ये कोल्ड वार टाइम की चीज़ें हैं ये, है ना, और या उससे पहले की भी। तो होता क्या है कि अगर आप सेडजेफ पढ़ रहे हैं और आपको बताए ना जाके जेटसेव है, तो आप पूरी ज़िंदगी में सेडजेफ ही याद रखेंगे। सेडजेफ वर्ड सुनने में अमेरिकन या ब्रिटिश नाम लगता है, और जेटसेव, राजू, मंगल, सोनू, ये सब कैसे नाम है? किसी अमेरिकन के नाम होंगे? ये सब कोई भी समझ जाएगा इंडियन कॉन्टिनेंट के नाम है, इंडिया का होगा, नेपाल का होगा, इस टाइप का नाम है। जेटसेव वगैरह जो नाम है ये भी आपके रशियन नेम है। ठीक है, ये से भी पता चल जाते हैं कि ये आपके रशियन नेम है। जितना लिटरेचर किसी का फैलेगा उस लिटरेचर के हिसाब से लोग पढ़ेंगे। अमेरिका की किताब यहाँ पर आएगी, हम इंडियन ऑथरों से पढ़ेंगे, फिर इंडियन ऑथर अपनी किताब लिखेंगे। तो ये जो नाम है ये आपका है अलेक्जेंडर जेटसेव, जो रशियन है, जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ कजान में ये एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टडी करी। लेकिन जब ये रिसर्च पब्लिश होती हैं तो अमेरिकन बहुत सारे क्या है बदमाश है, वे नाम को बदल देते हैं, इसको सेडजेफ कर दिया, जिससे रशियन नाम आगे प्रोपेगेट ना हो पाए, जिससे ऐसा लगे कि कोई अमेरिकन ही होगा, है ना। तो ये आपका है सेडजेफ रूल आपका दिया था रशियन केमिस्ट अलेक्जेंडर जेटसेव, जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ कजान में एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टडी की थी। तो ये सेडजेफ या जेटसेव, तो असली नाम इसका है जेटसेव, है ना। अब यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये आपका R C डबल बॉन्ड C R ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगी, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है ये, है ना। उसके बाद आपका R C R डबल बॉन्ड C R H, उसके बाद ये होंगी आपकी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्केन होंगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आप बात आती है डाई सब्स्टिट्यूटेड की। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड में आपका ये आता है R C डबल बॉन्ड C, ये R H और H, ये आपकी ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस डाई सब्स्टिट्यूटेड है। इसके बाद आपका ये आपका लगभग ये मान लो, या फिर आपका अगर मुझे ग्रेटर और इक्वल लगभग एक साथ बनाने तो क्या सिंबल होगा? कुछ सिंबल है, या तो ग्रेटर है या लगभग लगभग इक्वल है। ग्रेटर और ऐसा है, ये सिंबल होता है ओब्लिक, बनाओ ये अच्छा मैथ वाला वो नहीं, मुझे इक्वल वैसा वाला इक्वल नहीं चाहिए, मैथमेटिकल इक्वल 2 इक्वल 2 है, अप्रोक्स नियरली वाला जो है कि जो नियर अबाउट वाला होता है, अबाउट वाला ये सिंबल होता है ना, लगभग लगभग है या एक ग्रेटर है, मुझे वो चाहिए था। ठीक है, अब ये जो ट्रांस वाले हैं या तो लगभग इसके बराबर हैं, या फिर ऐसे मैं लिख देता हूं, या फिर आपके बड़े हैं किससे? इससे R C, यहाँ डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर ये है ना, ये आपके जेमिनल हैं, ये आपके जेमिनल हैं, एक ही उस पर लगे हुए हैं दो ये ग्रुप। और इससे कम आपके आते हैं ये R C यहाँ पर आपका ये R H और यहाँ पर H। ये तीनों के तीनों अगर आप देखें तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हैं, है ना। ये तीनों के तीनों आपके क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड आपके हैं ये। डाई सब्स्टिट्यूटेड है। उसके बाद आपका क्या आ जाएंगे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड, दैट मीन्स R C डबल बॉन्ड C H H H, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? ये आपका H C। इन जनरल ये आपका है ना, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है।
इसमें अगर आप देखें तो ट्रांस वाला ये आपका सिस है, ये आपका है सिस। तो ट्रांस वाला आपका सिस से ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ट्रांस में दोनों एल्काइल ग्रुप आपके अपोजिट ऐसे लगे हुए हैं, है ना। तो ट्रांस वाले सिस से ज़्यादा होगा। अब इसमें अगर देखें तो ये दोनों में क्या है आपका आएगा, ये दोनों में अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला जिसमें दोनों ग्रुप एक पे ही लगे हैं, ये वाला इस वाले से ज़्यादा स्टेबल आता है क्योंकि जब आप हाइपर कंजुगेशन करते हैं, देखिए मैं इस वाले को करता हूँ, सिस वाले को, मान लीजिए आपका ये है CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आपका H। जब आप इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, H को एज H+ दिखाएंगे, यहाँ पर आपका CH2 डबल बॉन्ड C H, और आप बॉन्ड को इधर तोड़ के लेकर जाएंगे, दैट मीन्स C पे यहाँ पर माइनस दिखाएंगे, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आपका H, ये दिखाएंगे, ये दिखाएंगे ना। तो यहाँ पर अगर आप सिस के लिए दिखाते हैं जो माइनस चार्ज है, इसको ये जो CH3 है अपने एल्काइल प्लस आई की वजह से इसे परेशान करेगा, मतलब इसको अनस्टेबलाइज करेगा थोड़ा सा। वहीं अगर आपने इस पे बनाया होता हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर तो ये माइनस चार्ज यहाँ आता, जहाँ पे कि दोनों H होते, तो ये नहीं करता। तो इसमें भी उतने ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, इसमें भी उतने होंगे। मान लो मैं CH3 बनाता हूँ तो इसके पास भी 6 अल्फा H होंगे, इसके पास भी 6 अल्फा H होंगे, लेकिन इसमें हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं क्योंकि ये वाला ग्रुप प्लस आई नहीं लगा रहा होता। तो उसकी वजह से ये एल्कीन इस वाली से ज़्यादा स्टेबल होती है जिसमें एक ही ग्रुप पर लगे होते हैं। तो ये आपका होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन, ठीक है। इसके बिहाफ पे आप चूज़ कर सकते हैं अगर दो प्रोडक्ट आते हैं कि कौन सा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए, बल्कि बेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, बल्कि बेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ Hofmann product as major product, leads to formation of Hofmann product as major product, Hofmann product as major product। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपके पास ये है CH, यहाँ पर आपका ये CH3, यहाँ पर आपका ये CH3, यहाँ पर आपका ये CH, यहाँ पर Br है और आपका यहाँ पर CH3, ये आपका है ना।
ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ये बल्कि बेस लेके आते दैट मीन्स ये CH3 थ्राइस O, CH3 थ्राइस CO माइनस K प्लस ऑब्लिक CH3 थ्राइस COH, है ना। यहाँ पर आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये C, उस पर 3 CH3 लगे हैं। तो यहाँ पर जो आपके ये दो आपके आते हैं प्रोडक्ट CH3। देखिए, एक तो आप यहाँ से H निकाल सकते हैं, एक तो आप यहाँ से ये H निकाल सकते हैं, एक आप H यहाँ से निकाल सकते हैं, दो हैं आपके पास। तो अगर मैं ये राइट वाला लेफ्ट वाला निकालता हूँ तो आपको मिलता है ये CH3 डबल बॉन्ड CH और आपका CH3, और साथ में आप इस राइट वाले से निकाल सकते हैं तो आपको मिलेगा ये CH3 CH CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका होफमैन प्रोडक्ट है। और ये आपका सेटजेप प्रोडक्ट है, सेटजेप प्रोडक्ट है। उसमें यहाँ पे ये कहता है कि अगर आप बल्कि बेस लेके आते हैं तो होफमैन प्रोडक्ट अब आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर वो ये कहता है कि ये आपका यह है ये C, ये आपका मैं स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेता हूँ। यहाँ पर आपका H होगा, ये आपका ऊपर की साइड में ये आपका, यहाँ पर आपका ये CH3 होगा। CH3 को भी मैं H ऐसे 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 बना लेता हूँ। यहाँ पर आपका ये CH3 होगा, इसको मैं आपको H ऐसे पूरी तरीके से मैं इसको एक्सपेंड करके बना लेता हूँ। यहाँ पर आपका ये CH, ये Br होगा, और यहाँ पर आपका C, यहाँ पर आपका ये H, ये H, ये आपका ये H होगा। यहाँ पे वो कहता है कि अगर आप बल्कि बेस लेके आते हैं O माइनस C, उसके पास खुद CH3H H H C H H H C H H H। एक तो रास्ता ये कि बल्कि बेस इधर की साइड से अप्रोच करता है इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए, एक बल्कि बेस आपका अप्रोच करता है इधर O माइनस C C C C। तो बताइए कौन सी वाली अप्रोच, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना आसान होगा या यहाँ से हाइड्रोजन निकालना आसान होगा? स्टेरिक फैक्टर के बेस पे बताइए। राइट वाले से, है ना। इसके पास खुद 3 CH3 और इस कार्बन के पास भी यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप हैं, तो यहाँ पर स्टेरिक क्लैश होगा। यहाँ पर तो छोटे नन्हे मुन्ने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर पूरे CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर स्टेरिक क्लैश होगा। स्टेरिक क्लैश की वजह से जो बल्कि बेस है वो इधर की साइड से स्टेरिक फैक्टर वाली जगह वाले से अप्रोच नहीं कर पाता, और मोर स्टेबल आपकी यहीं पे बनती थी, तो इधर की साइड से अप्रोच नहीं हो पाएगी। मोस्ट ऑफ द अप्रोच आपकी इधर की साइड से होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है आपका स्टेरिक क्लैश है ना। स्टेरिक क्लैश यहाँ पर आपकी हो रही है, जिसकी वजह से आपका बल्कि बेस ये वाला हाइड्रोजन निकालने के बजाय यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको प्रेफर करेगा, और जब ऐसा होगा तो ये जो होफमैन प्रोडक्ट होता है ये वो आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। और अगर बेस बल्कि नहीं है तो फिर वो ये वाला एक्सेप्ट कर लेगा।
हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पर देखिए थर्ड रिएक्शन है ये, CH3 CH Br और CH2Br। जब एडजेसेंट एटम पर सेम ग्रुप लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं विसिनल, है ना। तो ये आपके विसिनल डाइब्रोमाइड है। इसके आप रिएक्शन करते हैं जिंक डस्ट इसको बोलते हैं, जिंक डस्ट या जिंक पाउडर है ना। और यहाँ पर आपका होगा CH3OH एज सोलवेंट। तो ये रिएक्शन भी आपकी E2 से ही आपकी चलती है और यहाँ पर आपको ये बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका यहाँ पर ZnBr2 ये आपका बन जाता है ना। सेम रिएक्शन आपकी Cl वाले डिविसिनल डाइक्लोराइड के लिए भी चल सकती है, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन आपकी है रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, तो यहाँ पर देखिए R C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, उसकी अगर आप रिएक्शन करते हैं Li और Na इन लिक्विड NH3। लिथियम या सोडियम का लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन बनाया हुआ है ना। तो आपको ये मिलता है R C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका R डैश, आपका ये H और ये आपका H है ना। आपको ट्रांस एल्कीन मिलती है, ट्रांस एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। यहीं पे ध्यान रखिएगा नोट करके। टर्मिनल एल्काइंस do not reduces, rather it gives acid base reaction। अगर आपने यहाँ पे ये लिया है टर्मिनल एल्काइन R C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इनके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। टर्मिनल एल्काइन के पास ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये जो हाइड्रोजन होता है इसे एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, एसिडिक H है ये। और अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं इसके साथ, दैट मीन्स ये Li और Na इन लिक्विड NH3, तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Li प्लस या
Na+, ये आपको मिलेगा। रेदर देन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करें, आप यहाँ पर Li और Na इन लिक्विड NH3, अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करने कि आप यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा, ये आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिड बेस रिएक्शन बाकी जनरल रिएक्शन से ज़्यादा फास्ट हो जाती है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी रेदर देन यहाँ पर आपका रिडक्शन। ठीक है, तो जो इंटरनल एल्काइन है वही केवल आपको रिडक्शन देकर ट्रांस एल्किन देते हुए मिलेंगे। लिखिए ये